दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो चलिए जानते हैं आज की एक और डरावनी भूतिया घटना के बारे में। सुनसान बस्तियों से निकलकर मैं एक पुलिया के पास पहुंच गया था जहां से मुझे कोई बस पकड़नी थी। मेरा सफर यहाँ से ज्यादा लंबा नहीं था। अब मैं यहाँ से केवल 20 किलोमीटर का सफर तय करने वाला था। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे सामने ये थी कि अब तक रात के 12:30 बज चुके थे। चारों तरफ घनघोर अंधेरा था और अंधेरे में मुझे उस पुलिया के ऊपर ना तो कोई बस नजर आ रही थी और न ही दूर दूर तक मुझे कोई रिक्शा दिखाई पड़ रहा था। मेरे सामने एक इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी कि जिसको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक तो इतनी ठंड और ऊपर से किसी साधन का ना मिलना, ये किसी बहुत ही बड़े दुख से कम नहीं था। ऊपर से इस पुलिया के ऊपर अजीब अजीब घटनाएं भी हो सकती थी। वैसे तो मैं यहाँ नया नहीं था, लेकिन आज से पहले मैं कभी भी इतनी रात को इस पुलिया के ऊपर नहीं पहुंचा था और आज पहली बार इस भयंकर दिखने वाली पुलिया पर मैं आया हुआ था। और उसकी वजह ये थी कि काफी बार यहाँ पर मुझे कुछ रिक्शा खड़े नजर आ जाते थे और वो हमें अपनी मंजिल तक छोड़ देते थे। लेकिन आज तो यहाँ पर कोई रिक्शा भी नहीं था। ऐसे में मैं सीधा उस पुलिया से नीचे गया जहाँ पर सब्जी मंडी लगती थी। उस इलाके में जाकर मैं बैठ गया, पर वहां पर भी एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। हालांकि एक स्ट्रीट लाइट की रोशनी में हल्की हल्की गर्माहट तो महसूस हो रही थी, लेकिन उस जोरदार ठंड के माहौल में, उस हल्की सी रोशनी की गर्मी में मुझे क्या ही सुकून मिलता। यूं ही इधर उधर देखते हुए अचानक ही मेरी निगाहें एक आदमी पर आकर अटक गईं। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। दरअसल मैंने देखा कि उस आदमी ने अपने कपड़े खोले हुए थे और वो बड़े ही आराम के साथ इस तरह से बैठा हुआ था मानो उसे मालूम ही नहीं है कि आखिर सर्दी क्या होती है। सच कहूं तो मैं ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था कि इतनी ठंड में उसने अपना शर्ट खोला हुआ था और अंडरवियर के अलावा अपने पूरे जिस्म के ऊपर कुछ भी नहीं पहना हुआ था। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि मैं उस आदमी से बात कर सकता हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि इतनी रात को किसी से भी बतलाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसलिए मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया और बस उसे हैरानी भरी नजरों से देखता रहा। एक बार के लिए मैं उसे देखता ही रहा और फिर उसके बाद मुझे लगा कि यहाँ कुछ भी अजीब हो सकता है, इसलिए मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। मैं वहां से उठने ही वाला था कि तभी मैंने देखा कि उसकी तरह दिखने वाले 2 और लड़के वहीं पर पहुंच गए थे। धीरे धीरे कोहरे ने भी रात्रि में दस्तक देनी शुरू कर दी थी। फिर मुझे एहसास हो गया था कि आज की रात ठंड के साथ साथ कोहरे से भी भरी हुई होगी और ऐसे में सफर करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो अगर मैं 20 किलोमीटर के लंबे सफर को पैदल तय करने की सोचता तो शायद 4 से 5 घंटे लग जाते मुझे और सुबह होने तक मैं अपने घर भी चला जाता। लेकिन इससे अच्छा था कि मैं 4-5 घंटे किसी गाड़ी का वेट करता तो शायद मुझे लिफ्ट ही मिल जाती। ऐसे में मैं उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठा रहा और थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि वो सभी लड़के एक साथ उस पुलिया की तरफ बढ़ने लगे थे। पहले तो मैं उन्हें नजरअंदाज करता रहा, लेकिन फिर मेरे अंदर सस्पेंस बढ़ने लगा कि आखिर आगे ये लड़के क्या करने वाले हैं। ऐसे में मैंने धीरे धीरे उनके पीछे चलना शुरू कर दिया। हालांकि उस वक्त मुझे थोड़ा बहुत डर तो लग रहा था, लेकिन साथ ही मुझे भी ऐसा एहसास हो रहा था कि मैं इनसे अगर दूरी पर चलूंगा तो इनसे बचकर भागने में मुझे आसानी होगी और दिखने में भी ये लोग बहुत ही नॉर्मल लग रहे थे। ऐसे में मैं उनके पीछे पीछे ही चलता रहा और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मैंने देखा कि वो सभी पुलिया के ऊपर चढ़ने लगे थे। मैं भी उनके पीछे पीछे पुलिया के ऊपर चढ़ने लगा था, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे तो वैसे वैसे मेरी दिल की धड़कनें काफी तेज हो रही थी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि जैसे जैसे मैं उनका पीछा करता जा रहा था तो वैसे वैसे वो कोहरा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से उनको देख पाना भी अब मेरे लिए मुश्किल होने लगा। अपनी जान को जोखिम में डालकर मैं उन लड़कों के पीछे पीछे ठीक उस पुलिया के ऊपर पहुंच गया था और पुलिया के आजू बाजू की जगह भी अब एकदम कोहरे से भरी हुई थी। सच कहूं तो इतनी देर में इतना कोहरा छा जाना नॉर्मल चीज नहीं हो सकती। अक्सर जब मौसम की वजह से कोहरा अपनी चरम सीमा पर होता है तो उस वक्त कोहरा स्पीड से छाने के बजाय एकदम धीरे धीरे चारों तरफ छाने लगता है।
दोस्तों ऐसे में ये चीज मेरे लिए काफी ज्यादा सरप्राइज करने वाली थी। फिर मुझे ये लगा कि उनके पीछे पीछे जाना मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा, इसलिए मुझे अपने कदमों को वापस मोड़ देना चाहिए। तभी मैं वापस से पलटने ही वाला था कि तभी मैंने देखा कि सामने की तरफ से मुझे एक गाड़ी आती हुई नजर आ रही थी। वो गाड़ी हमारी तरफ आ रही थी, पर जैसे ही मुझे लगा कि इस रोशनी में मैं उन लोगों को नजर आ सकता हूँ, तो मैं जल्दी से एक बड़े से पत्थर के पीछे जाकर बैठ गया। इत्तेफाक से वो पत्थर काफी बड़ा था और उसके पीछे छुप जाने में मुझे बड़ी सरलता हुई। फिर उसके बाद मैं उसी पत्थर के पीछे से छुपकर देखने लगा कि आगे क्या होता है। तभी मैंने देखा कि वो लड़के एक एक करके उस गाड़ी के अंदर बैठ चुके थे। मैं भी चाहता तो उस गाड़ी को रुकवा सकता था, लेकिन मुझे अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। पहले तो वो उसके अंदर बैठे, फिर मुझे लगा कि ये सब यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन फिर उस गाड़ी के अंदर से वो तीनों दूसरे दरवाजे से होते हुए बाहर निकल गए। ये चीज बड़ी हैरान करने वाली थी। मैं बहुत ही गौर के साथ अभी भी उनकी तरफ देख रहा था। तभी मैंने देखा कि उन तीनों ने ड्राइवर को गाड़ी के अंदर से निकाल लिया था और उसको कुछ इस तरह से पकड़ा हुआ था मानो वो मर चुका हो। उसकी गर्दन अब टेढ़ी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि इन्होंने ही उस ड्राइवर को मारा हो। ये दृश्य बहुत ही ज्यादा डरावना था और मैं समझ गया था कि अगर मेरी मुलाकात इन तीनों से हुई तो मेरा भी यही कुछ हाल होने वाला है। इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी इस पुलिया से नीचे उतरना होगा। ऊपर से सबसे ज्यादा अजीब बात यह थी कि मैं अभी तक इस भयानक से दिखने वाली पुलिया के ऊपर से मैंने किसी भी गाड़ी को गुजरते हुए नहीं देखा था। सच कहूं तो उस वक्त मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि मैं अपने शब्दों में बता ही नहीं सकता। मुझे किसी भी तरह से बस इस पुलिया से निकलकर आगे बढ़ना था। मैंने अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ा दिया और मैं जल्दी से भागने लगा, लेकिन तब तक मेरे कदमों की आहट वहां चारों तरफ गूंज गई थी। शायद उन तीनों यमराजों को भी यही मालूम पड़ गया था कि अभी अभी यहां से कोई इंसान भागा है। मैं सिर्फ इस चीज का अंदाजा लगा सकता था कि वो सब मेरे बारे में जानते हैं। मुझे पूरी तरह से विश्वास नहीं था कि वो लोग मेरे पीछे भागने वाले हैं। ऐसे में मैंने अपने कदमों की रफ्तार को बराबर रखा और बहुत ही स्पीड से भागते हुए वापस से नीचे पहुंच गया। मैं स्ट्रीट लाइट के बिल्कुल नीचे पहुंचा था ताकि उस जगह पर पहुंचकर मैं थोड़ी चैन की सांस ले सकूं। लेकिन मैं जैसे ही वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा कि ऊपर पुलिया की तरफ मुझे 3 लोग दिख रहे थे। ये वही 3 लोग थे जो किसी यमराज की तरह चलते थे। इनके काबू में जो भी आता था वो उसे मार देते थे। पर सबसे ज्यादा डरावनी बात तो ये थी कि अब उनकी नजर मेरे ऊपर थी, लेकिन मैं भी अपनी जगह से हिला नहीं और चुपचाप उस स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठा रहा। मैं बार बार उनको इग्नोर करने की कोशिश करता, लेकिन मेरी नजर फिर से वहीं पर चली जाती और वो तीनों मुझे ही जगह पर खड़े हुए नजर आते। लगभग 10 मिनट तक वो एक ही जगह पर खड़े रहे और मैं भी बार बार उनको ताकता रहा। फिर अचानक वो तीनों वहां से गायब हो गए, पर पता नहीं वो वहां से कहाँ निकले। लेकिन जैसे मैंने उन तीनों को वहां से गायब देखा तो मैं उस स्ट्रीट लाइट से उठकर थोड़ा आगे बढ़ गया, क्योंकि मुझे लगा कि यह मेरे लिए खतरा हो सकता है। यूं ही थोड़ी दूर अपने कदम पटकने के बाद मुझे एहसास हुआ कि कोई भागते हुए मेरे पीछे पीछे आ रहा है। एक बार के लिए मैंने पीछे मुड़कर देखने की भी कोशिश की, लेकिन पीछे की ओर कोई नजर ही नहीं आ रहा था। हालांकि मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि अगर कोई पीछे की तरफ भागता भागता आता है तो फिर वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़के होंगे जिन्होंने मेरे सामने एक ड्राइवर को मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि मुझे अभी तक ये मालूम नहीं था कि आखिर मेरे आने के बाद वो गाड़ी कहाँ गई, उन लोगों ने उस गाड़ी के साथ क्या किया और साथ ही उस ड्राइवर की डेड बॉडी कहाँ होगी। इस तरह के कई सारे सवाल अब मेरे दिमाग में घूमने लगे थे, लेकिन मुझे एक चीज अभी भी समझ में नहीं आ रही थी कि ये लोग इस तरह के काम क्यों कर रहे हैं, और मैं इसी चीज को जानना चाहता था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जैसे मैं उनको अपने सामने दिखता तो शायद वो लोग मुझे भी मौत के घाट उतार सकते थे। ऐसे में उनसे दूरी बनाकर रहना ही मेरे लिए एकदम सही था और मुझे उनके सामने पहुंचकर अपनी मौत को दावत नहीं देनी थी। ऐसे में मैं चुपचाप आगे की तरफ बढ़ता रहा। मैं चाहता था कि जल्दी से जल्दी यहाँ से फिर से हाईवे का रास्ता पकड़ लूं, क्योंकि सुनसान रास्ते पर हमें कभी भी परिंदे मिल सकते हैं, कुछ ऐसे परिंदे जिनसे हम बिल्कुल अननोन होते हैं और फिर वो हमारे साथ कुछ इस तरह का कारनामा करते हैं
जो हम जिंदगी भर नहीं भूलते। तभी मुझे एहसास हुआ कि कदम पटकने की वो आवाज कुछ ज्यादा ही तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे आसपास ही भागता हुआ आ रहा है। उसके साथ ही मेरी सांसें अब ऊपर नीचे होने लगी थी। डर के मारे मेरे पसीने भी छूट रहे थे, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी हालत में मैं क्या करूं। मैंने भी उस आवाज को सुनकर थोड़ा तेज तेज चलना शुरू कर दिया। मगर वो कहते हैं ना, बाढ़ की आंधी से बचने के लिए आप किसी भी कोने में नहीं जा सकते। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मैं थोड़ा सा आगे पहुंचा ही था कि तभी मुझे पीछे से किसी ने आवाज लगाई, और वो आवाज को सुनते ही मैं एक बार पीछे पलट कर देखा तो इस बार मैंने पाई कि ये तो वही तीनों लड़के थे। और इस बार इन तीनों को देखकर मुझे इतनी ज्यादा घबराहट हो रही थी कि मैं इसी वक्त यहाँ से कोसों दूर भाग जाना चाहता था। लेकिन यहाँ से भागने का मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था। इसलिए इन तीनों की बात मानकर मैंने अपने कदमों की रफ्तार को काफी हल्का कर लिया। मैं जानता था कि ये तीनों मुझे किसी भी हालत में छोड़ने वाली तो नहीं है। ऐसे में मुझे धैर्य रखकर इनसे पूछ लेना चाहिए कि ये मुझसे क्या चाहते हैं। फिर मैं थोड़ा आगे चलकर रुक गया। वो लड़के भी बड़ी सरलता के साथ मेरे पास पहुंच गए, पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि मेरी जिस तरह से सांस फूली हुई थी, उस हिसाब से कोई भी इस बात का अंदाजा लगा सकता था कि मैंने बहुत ही तेज दौड़ लगाई थी। लेकिन उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनको इतनी दौड़ से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो लोग बड़ी आसानी के साथ सांस ले पा रहे थे। तभी उनमें से एक ने बोला, इस तरह हमसे डरते हुए क्यों भाग रहे हो? वो हल्का हल्का मुस्कुराने लगा। तभी उसके बगल वाले लड़के ने बोला, कहीं तुमने उस पुलिया के ऊपर का दृश्य तो नहीं देख लिया? इस पर मैंने उस लड़के को देख तो कहा, कौन सी पुलिया की बात कर रहे हैं भाई आप? इस पर वो हल्का सा मुस्कुराते बोला, वहीं जहां तुम उस पत्थर के पीछे छुपे हुए थे। अब ये सुनते मेरे पैरों ने कांपना शुरू कर दिया। फिर मैंने उन तीनों को बोला, तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो और मैंने आखिर तुम्हारा बिगाड़ क्या है? इस पर वो तीनों ही जोर जोर से हंसते बोले, कोई हमारे क्या बिगाड़ सकता है? फिर उसके बाद उनमें से एक लड़के ने धीरे धीरे मेरी ओर अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। मैं जानता था कि ये आगे क्या करने वाला है, इसलिए मैंने आगे देखा ना पीछे और तुरंत ही सर पर दौड़ लगा दी। मैं भागते बस किसी तरह से इस भयानक हॉन्टेड इलाके से बाहर निकलना चाहता था। जितना मुझे मालूम था उस हिसाब से मुझे लगभग 3 से 4 किलोमीटर के एरिया को पार करना था। फिर उसके बाद ये लोग बड़ी सरलता के साथ मेरा पीछा छोड़ देते। लेकिन 3 से 4 किलोमीटर का सफर ऐसी हालत में कम नहीं होता। हालांकि मैंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार भागता ही गया। बार बार मैं अपने पीछे मुड़कर देखता तो मुझे कोई भी नजर नहीं आता, मानो कोई मुझे भगा भगा कर मारना चाहता है। ऐसा लग रहा था कि आज मैं अपनी जिंदगी की आखिरी दौड़ पूरी करने वाला हूँ। इतने में ही ना जाने कहां से एक बाइक की हेडलाइट मेरी जिंदगी में नया दीपक जलाने का काम करने लगी। जैसे मैंने उस हेडलाइट की रोशनी को देखा तो मुझे थोड़ा सुकून सा मिला। फिर क्या था, मैंने भी उसके सामने अपने हाथ दिखाने शुरू कर दिए। बस किसी तरह से मैं इसे रुकवा कर लिफ्ट लेना चाहता था। एक ऐसी लिफ्ट जो मेरी मौत और मेरी जिंदगी का रास्ता तय करे। सच कहूं तो उस समय मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि ये बाइक वाला बाइक रोक सकता है। लेकिन मैंने कोशिश करने से पहले हार नहीं मानी और लगातार हाथ दिखाकर उसे रोकने का इशारा करने लगा। शायद वो बाइक वाला इंसान के रूप में एक भगवान ही था। पता नहीं कैसे, लेकिन जैसे ही मैंने उस बाइक वाले के सामने अपना हाथ दिखाना शुरू किया तो उसकी बाइक की रफ्तार अचानक से कम होने लगी। ऐसा लग रहा था कि बहुत ही आसानी के साथ बाइक को रोक देगा, जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। फिर वो बाइक मेरे बगल में आकर रुकी तो मैंने देखा कि उस बाइक के ऊपर एक 30 से 35 साल का आदमी था और उस आदमी ने हेलमेट पहना हुआ था। पर अच्छी बात यह थी कि उसने मुझे इस वक्त बाइक पर बैठने का इशारा किया और मैंने भी मौके का फायदा उठा लिया और फिर तुरंत उसके पीछे वाले सीट पर जाकर बैठ गया। अब मैं किसी भी तरह से इस भयानक रास्ते से निकल जाना चाहता था। उसने दूसरे ही पल बाइक की रफ्तार को बढ़ा दिया और हम दोनों अच्छी खासी रफ्तार से वहां से निकलने लगे। अभी भी मेरे मन में काफी सारे सवाल उठ रहे थे कि आखिर यह आदमी कौन है और वो लड़के मेरा पीछा क्यों नहीं कर रहे। यूं ही सोचते सोचते अब मैं उस जगह से लगभग 3 से 4 किलोमीटर का सफर तय कर चुका था। मेरे अंदर अब फिर से थोड़ी थोड़ी हिम्मत बढ़ने लगी थी और ऐसा लग रहा था कि मानो मैंने मौत को छूकर वापस से जिंदगी में कदम रखा हो।
फिर मैंने उस आदमी को बताया कि मुझे यहाँ से ठीक 3 किलोमीटर आगे एक टैक्सी स्टैंड पर छोड़ दो, वहां पर मुझे हर वक्त टैक्सी मिल जाती थी। ऐसे में उस बाइक वाले ने भी अपनी गर्दन हिलाकर हामी भरी और फिर हम थोड़ी देर के बाद हम दोनों उस टैक्सी स्टैंड पर पहुंच गए थे। अच्छी बात तो दोस्तों ये थी कि उस टैक्सी स्टैंड के ऊपर मुझे कुछ लोग इधर से उधर भटकते हुए नजर आ रहे थे। उन लोगों को देखने के बाद एक बार के लिए मुझे भी थोड़ा सुकून सा मिला, क्योंकि अब मैं भूतों की बस्ती से निकलकर इंसानों के कस्बे में आ गया था। फिर उसके बाद मैं सीधा उस टैक्सी ड्राइवर के पास पहुंच गया जो मुझे भटकता हुआ नजर आया था। मैंने उस बाइक वाले आदमी से बात करने की कोशिश तो की, लेकिन मेरे बतलाने से पहले ही वो अपनी बाइक लेकर वहां से निकल गया। फिर मैंने भी सोचा कि इसने मेरे ऊपर जो उपकार किया है उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। फिर उस टैक्सी ड्राइवर को जब मैंने इस पूरी घटना के बारे में बताया तो वो भी सरप्राइज हो गया। फिर उसने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसानी रूपी भगवान आपकी जिंदगी में आए और आपकी जान बचाकर चला जाए। शायद तुम्हारी किसी पूजनीय भगवान ने इंसानी रूप में आकर तुम्हारी जान बचाई होगी। फिर उसके बाद उस टैक्सी ड्राइवर ने मुझे घर तो छोड़ दिया, लेकिन वो रात की घटना मेरे दिल में इस कदर हावी हो गई कि मैं दोबारा कभी भी उस पुलिया के ऊपर ना जा पाया। आज भी जब उस तरफ जाता हूँ तो अजीब सा मुझे डर लगता है और मुझे आज तक ये रहस्य नहीं मिल पाया कि वो तीनों लड़के कौन हैं और वो इस तरह नंगे क्यों भटकते हैं। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर